देश की नंबर 1 शो दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजधानी दिल्ली में मचे हुए रण की बात होगी जो लगातार हर गुजरते दिन के साथ भीषण होता हुआ चला जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 23 अप्रैल तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था इस उम्मीद के साथ ताकि उनको चुनाव प्रचार की इजाजत मिल पाए। इस पूरे मामले में ईडी को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत नहीं मिल रही है। वो फिलहाल दिल्ली से अपनी सरकार चलाने के लिए वो फैसले जेल के भीतर से लेते रहेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट सीट जहां से मनोज तिवारी तीसरी बार हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतरे हैं, उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया है। वैसे तो कन्हैया कुमार ने पिछला 2019 का चुनाव बिहार के बेगूसराय से लड़ा था। बुरी तरह से हार का सामना भी उनको करना पड़ा था गिरिराज सिंह के सामने, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव की वजह से लालू प्रसाद यादव ने उनको बाहर कर दिया, यानी कि बिहार के बाहर वो चुनाव लड़े और उनको बिहार की किसी भी सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट बेहद महत्वपूर्ण होती चली जा रही है, क्योंकि एक तरफ कन्हैया कुमार लगातार हुंकार भर रहे हैं मनोज तिवारी को हराने के लिए। 2/3 से ज्यादा वहां पर पूर्वांचली मतदाता हैं, 23% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार अपना दम भर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सनातन के पक्ष वाले और दूसरी तरफ देश विरोधी वाले कहकर कन्हैया कुमार पर वार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मनोज तिवारी ने 3 लाख से ज्यादा मतों से पिछली बार जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। पक्ष विपक्ष के मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच नॉर्थ ईस्ट की सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चली है। मनोज तिवारी के सामने क्या मुश्किलें बढ़ेंगी, या फिर पिछले 2 बार की तरह वो हैट्रिक मारने में कामयाब रहेंगे, या फिर कन्हैया कुमार बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस पार्टी के साथ इस बार आम आदमी पार्टी की ताकत भी जुड़ गई है। नॉर्थ ईस्ट सीट पर 10 में से 7 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। दोनों ही पक्षों के तमाम मेहमानों की मौजूदगी रहेगी, उनसे करेंगे बड़ी चर्चा दंगल में। लेकिन उसके पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। देश में एनडीए बनाम इंडिया की चुनावी जंग जोरों पर है, मगर सबसे दिलचस्प दिल्ली की सियासत है। यहां एक तरफ करप्शन के आरोप में जेल गए केजरीवाल सबसे बड़े सियासी संकट से गुजर रहे हैं। जेल में ही उनकी भेंट मुलाकातों का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ केजरीवाल के साथ गठबंधन करके दिल्ली की 7 में से 3 सीट पाई कांग्रेस ने ऐसा कैंडिडेट उतारा है जिसे लेकर सियासी पारा हाई है। दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी के मुकाबले कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार दिया है। इससे एक जो है मैसेज जाएगा देश में कि हम मजबूती से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करता हो, ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है तो कांग्रेस अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है। हम आम लोगों के न्याय की बात पे टिके रहेंगे। जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है, और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हरा दे। दरअसल ये मुकाबला भीषण होने वाला है, क्योंकि 28% से अधिक पूर्वांचली वोटर और 23% मुस्लिम बहुल सीट पर दोनों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर उस सूरत में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मनोज तिवारी के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है। हालांकि 2019 के आंकड़े देखें तो मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी सीट पर 7,87,799 वोट पाए थे। कांग्रेस प्रत्याशी शीला दीक्षित को 4,21,697 वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे को 1,90,856 वोट मिल पाए थे। ऐसे में अगर कांग्रेस और आप के वोट को जोड़ भी दिया जाए तो मनोज तिवारी के पास करीब 1.25 लाख वोट अधिक पड़ते हैं।
फिर भी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को उतारने के बाद बीजेपी इस सीट पर हो रही टक्कर को राष्ट्रभक्त बनाम टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर सनातन बनाम देश विरोधी तक की चुनावी टक्कर बता रही है। उत्तर पूर्वी सीट की जो लड़ाई है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की नहीं है, ये सनातन वर्सेस देश के दुश्मनों की लड़ाई है और सनातन हमेशा जीता, इस बार भी जीतेगा। हालांकि कन्हैया कुमार के साथ मजबूती की बात यह है कि कांग्रेस और आप की साझा ताकत के अलावा उन्हें लेफ्ट दलों की संगठित शक्ति का भी साथ मिलने वाला है। और अगर उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट के विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो इनकी 10 सीटों में 7 आम आदमी पार्टी के पास और 3 बीजेपी के पास हैं, जिसमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, सीलमपुर, बाबरपुर, गोकलपुर और मुस्तफाबाद सीट आम आदमी पार्टी के पास है, जबकि रोहतास नगर, गोंडा और करावल नगर सीट बीजेपी के पास। विधानसभा में आम आदमी पार्टी की पकड़ क्या लोकसभा के वोटिंग पैटर्न को बदल पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या के जाति धर्म वाले आंकड़े देखें तो यहां 23% मुस्लिम, 20% ओबीसी, 16% दलित, 11% ब्राह्मण, 7.5% गुर्जर, 4.5% वैश्य और 4% पंजाबी वोटर हैं। और खास बात यह है कि इनमें 1/3 वोटर पूर्वांचल यानी यूपी और बिहार के हैं, जो मजदूर, कामकाजी और छोटे कारोबारी वर्ग के लोग हैं। इस लिहाज से देखें तो बिहार में भभुआ के रहने वाले मनोज तिवारी की बेगूसराय के रहने वाले कन्हैया कुमार के बीच पूर्वांचली वोट को लेकर कांटे की टक्कर हो सकती है। उधर बिहार में जेडीयू कह रही है कि लालू यादव के दबाव में कांग्रेस को मजबूरन कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर लाना पड़ रहा है। अपने पुत्र के लिए प्रेम तो माननीय पप्पू यादव जी को टिकट से बेदखल कर दिए जाते हैं। कन्हैया कुमार राजद उनके खिलाफ प्रत्याशी देता है। कौन से दल का कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, ये उस दल का मामला है। बीजेपी जेडीयू को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब देखना होगा कि 5 चरण के मतदान के बाद जब छठे चरण में दिल्ली के मतदाता वोट डालेंगे तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर वोटों का रुझान क्या रहता है। अनमोल बाली के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। कुल मिलाकर दिल्ली की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले। दंगल में खास मेहमानों का परिचय आपसे करवाऊं उसके पहले आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखने वाले हैं शाम 5:30 बजे से लगातार आज तक पर। और अब दिल्ली की लड़ाई पर बात करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। शाहज़ एलमी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। राजेश गुप्ता जी, एमएलए स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद वाजपेयी जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपीआरवी के हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शाहज़ी जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो कन्हैया कुमार ने पूरे जेएनयू की अपनी फौज के साथ यहाँ पर मुश्किलें खड़ी करने के लिए ठान ली है। वो कह रहे हैं दिल्ली की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी और अपनी ताकत दिखाई जाएगी बीजेपी को। क्या है उनके आरोपों पर जवाब आपका? बड़े जोशो खरोश के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं वो। देखिए, जोश हो, खरोश हो, लेकिन होश कहीं नहीं है। होश होता तो इतना बड़ा आत्मघात इंडिया अलायंस नहीं करता। सोचने वाली बात है आज के दौर में, जहां एक तरफ है राष्ट्र धर्म, राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ जो खलीफाए टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है, उनको खड़ा किया गया है। तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कांग्रेस अपने साथ, आम आदमी पार्टी अपने साथ। और मुझे लगता नहीं किसी तरह से भी कांटे की टक्कर है। और ये मुझे अफसोस होता है कि बेगूसराय में हमने देखा क्या जलवा था कन्हैया भाई साहब का, अब ये वही जलवा यहाँ पे बिखेरेंगे। दर दर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और सिर्फ गाली बकते हैं। लेकिन सब जानते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत को तोड़ने वाले जो लोग हैं, जो विभाजन करके जिनको मजा आता है, ये उसे, और इस बार फिर से कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि जिस तरह से राहुल गांधी बाकायदा जर्मनी जाकर, इंग्लैंड जाकर भारत का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, एक एक संस्थान का मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह से मणिशंकर अय्यर जाते हैं, सलमान खुर्शीद जाते हैं, पाकिस्तान से भीख मांगते हैं कि भाई हमारी सरकार बदल दो, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे जितने भी सुप्रीम कोर्ट हो और इलेक्शन कमीशन हो, आप देख रहे हैं कि चाहे आर्मी हो,
चाहे सरकार हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमेशा सिर्फ देश को विभाजन करने वाली जो ताकतें हैं उसके सरगना, उसके प्रतीक को खड़ा किया गया है। ठीक है। हाँ। राष्ट्रवादी ही नहीं, ऐसे लोगों को जो कर्मठ इतने हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है कि कांग्रेस ने इस बात की तस्दीक कर लिया है और मान लिया है कि वाकई में वो शहंशाह आजम है टुकड़े टुकड़े गैंग के। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ राजेश जी, सीधे आपके पास आते हुए। अब बार बार कन्हैया कुमार के ऊपर टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर ये लोग वार कर रहे हैं, सनातन विरोधी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश को बांटने वाले लोगों के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ऐसे में बचाव करना क्या आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा राजेश जी? देखिए चित्रा जी, भाजपा का ये काम है कि वो एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करती है। अरविंद केजरीवाल जी पे कोई नाम नहीं, किसी चार्जशीट में नाम नहीं, एफआईआर में नाम नहीं, लेकिन शराब सरगना, शीश महल, संजय सिंह जी का कोई लेना देना नहीं जिन चीजों से टिकट प्ले किया। हर एक के ऊपर एक ब्रांडिंग करनी है, टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे भाई, अगर ऐसी कोई बात है, उसमें कोई सच्चाई है, तो आपके पास में सारी एजेंसीज है। आप इस देश में एजेंसीज को 39 पार्टियों के अलावा जिसके साथ आपका गठबंधन है, उन 3 एजेंसीज को भी आप गठबंधन की तरह इस्तेमाल करते हो। ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, दिल्ली की पुलिस आपके पास में। आप क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर पाए आज तक? बेवजह ऐसे ही शोर मचाते रहोगे? क्या आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है? वैसे मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली के फेवर में न्यायालय ने एक आदेश पारित करा कि दिल्ली को पावर है ट्रांसफर पोस्टिंग की, वो भी आपने संसद में छीन लिया। तो ये सिर्फ ब्रांडिंग करते हैं, लोगों के मनों में कुछ बातों को जानते हैं। एजेंसीज इनके पास थी। अगर किसी की इतनी जरूरत हुई, इस देश में इतनी हिम्मत हुई कि वो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, तो उसके खिलाफ ये एक्शन नहीं ले पाए। ये झूठ बोलते हैं, ये ब्रांडिंग है, सिर्फ लोगों के मन में बातों को डालने की। देश को असली बांटने का काम यही सोच करती है, क्योंकि अपने लोगों के अंदर ही ये बांटते हैं सिर्फ जीतने के लिए। शालजा जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी। सबसे पहले मैं बता दूं, कन्हैया कुमार के खिलाफ केस पेंडिंग है। बिल्कुल जल्दी से चित्रा जी, कन्हैया कुमार के खिलाफ केस अभी पेंडिंग है। दूसरी बात, भाई साहब जो बोल रहे थे शायद जानते नहीं कि ब्रांडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये थे जिन लोगों को चोर कहने वाले, कट्टर बेईमान वाले कहने वाले, वही लोग इनकी मदद में हैं। और ये वो हैं जो कट्टर बेईमान हैं। और इनका तो आगाज हुआ था ना स्वराज से, इनका अंजाम देखा आपने क्या हो गया शराब पर। और यही इनकी कहानी है, झाड़ू से दारू तक की। और उनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त? क्या उनको पता है कि मनीष सिसोदिया अभी इनको बेली तक नहीं मिली, 1.5 साल से जेल में है। अरविंद केजरीवाल की हिरासत और बढ़ा दी गई है कि कविता जी को भी हिरासत में ले लिया गया है। सत्येंद्र जैन तो बहुत दिनों से अपने बाकायदा मसाज करवा रहे हैं जेल में, तो वो अलग ही कहानी है। तो किस दुनिया में भाई साहब आप रह रहे हैं? जी मुझे मौका दीजिएगा। आप किस दुनिया में रह रहे हैं भाई साहब? थोड़ा अखबार पढ़ लिया, अपने ही नेताओं के बारे में थोड़ा संज्ञान ले लीजिए ना। कहाँ हैं आपके सीएम, पता तो करा लीजिए थोड़ा बहुत, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपको याद है आपने क्या कहा था? ठीक है राजेश जी, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। कन्हैया कुमार के खिलाफ, कन्हैया कुमार के खिलाफ अदालत में जाने के लिए और बाकायदा केस करने के लिए इन्होंने मंजूरी दी थी। भूल जाते हैं भाई साहब, हम लोग को याद रहता है। ठीक है, हाँ बोले राजेश जी। मैं जवाब दूं। और न्यायालय राहत नहीं दे रहा है ना मुख्यमंत्री चित्रा जी? बिल्कुल, शाहजिया जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने मंजूरी दी थी। हम तो कह रहे हैं अगर कुछ कराए तो किसी को पकड़ लो ना। तो आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं? शाहजिया जी ने कहा कि मैं अखबार नहीं पढ़ता। शाहजिया जी मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब आप टीवी पे आती थी मैं आपको भी देखता था और आपका भी बड़ा सम्मान करता था और करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक रिस्पेक्ट करूंगा और आपसे रिस्पेक्टफुली एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने हमको पावर दी दिल्ली के अंदर, वो पावर हमसे क्यों छीन ली गई संसद के अंदर? क्यों सुपारी वाली पार्टी से डर गए थे? मैं प्लीज मैं बोल दूं, शाहजिया जी प्लीज मैं बोल दूं। आपने कहा कि आपने कहा ट्रायल अभी पेंडिंग है। आपने कहा ट्रायल पेंडिंग, क्यों ट्रायल पेंडिंग है? अगर कोई आदमी देश के खिलाफ बोल रहा है, ट्रायल पेंडिंग चलता रहा। अरविंद केजरीवाल जी को तो आपने पीएमएल एक्ट में बंद कर दिया, इतनी क्या जल्दी थी? और जो आदमी टुकड़े टुकड़े की बात कर रहा था उस पर ट्रायल पेंडिंग है। ये इतना लेट क्यों हो गया? क्योंकि इसको लेट करा गया, क्योंकि आप जानते हैं इसमें कुछ है ही नहीं। और यूपीए तो एजेंसी इसको लटकाती रहेंगी। एक टैग कर दो, एक नेगेटिव ब्रांडिंग करो। यूपीए की सरकार ने बनाया था ये। मैं गलत नहीं बोलता, चिदम्बरम शाहजिया जी मैं गलत बोलता ही नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अमेंडमेंट करे
आपसे रिक्वेस्ट किया गया जाके देख लीजिए, मैं कभी कभी बोलता ही आगे बढ़ते हैं। नहीं। बाकी आप तो सिर्फ मैं एक नेगेटिव ब्रांडिंग कर रही है। ठीक है, तो मैम में नहीं, प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। तहसीन पूनावाला जी आपके पास आते हुए प्लीज। तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन क्या उसको आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी के तौर पर व्यवहार करना पड़ा है बिहार में? ये आरोप बीजेपी वाले लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि बेगूसराय से पिछली बार चुनाव लड़े, हार गए, दोबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे, लेकिन लालू यादव को तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि ये बिहार में नहीं रहेंगे, इनको बाहर भेजिए। इस वजह से कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर का टिकट देना पड़ा है। क्या मजबूरी बन गई है कांग्रेस पार्टी की? तहसीन पूनावाला जी। थैंक यू चित्रा जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। दो या तीन चीज को समझ लेते। मैं किसी कॉलेज बच्चे के बारे में कि वो बड़ा नेता है छोटा नेता है, ये सारी चीजों में नहीं कह रहा हूँ। हम दो या तीन चीज को समझ लेते हैं। भाजपा के प्रवक्ता यहाँ कहते हैं कि देश को तोड़ने की साजिश थी, ये मान लिया। इन्होंने कहा कि देश को टुकड़े टुकड़ा करना चाहते हैं, और ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही। अब आप सोचिए चित्रा जी, और मैं आपके दर्शकों के विवेक पे ये छोड़ता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मानते हैं कि देश के सबसे ताकतवर, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं, रशिया और यूक्रेन के युद्ध रुकाने वाले लोग हैं। कोई व्यक्ति, एक कॉलेज का बच्चा जो उधारी पर खाना खाता, उधारी चुकाने को उसकी मुश्किल होती है, वो देश को तोड़ रहा है, और ये लोग आज तक उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाए। अच्छा, खुद ही कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन की जो इजाजत है वो आम आदमी पार्टी की सरकार। सीता जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। मैं आप जानते हैं, आप या तो उनका फेडर डाउन कीजिए या तो आप मुझे बोलिएगा। अच्छा, मैं किसी के बीच में उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है, ओके। चित्रा जी, मैं एक चीज आपके शो में कहना चाहता हूँ, ये भाजपा वाले नहीं, चित्रा जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मैंने नोटिस किया, राजीव जी बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूँ, भाजपा इसलिए बीच में बोलती क्योंकि एक्सपोज होती है, तो आपको इनको रोकना होगा, क्योंकि हमको एक्सपोज करने वाले, तो प्लीज आप इनको रोकिए। हम इनके बीच में नहीं बोलते। मैं दो या तीन चीज कहना, अगर आप दुनिया के आप इतने ताकतवर लोग हैं, इतने आप ताकतवर कि आप रशिया यूक्रेन का वॉर रुका सकते हैं, तो एक लड़का जो उधारी पे कैंटीन में खाना खाता है, उसको उस देश को तोड़ने की साजिश बना रहा है अंतरराष्ट्रीय ग्रुप्स के साथ, आप आज तक उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाए, आज तक वो जेल में नहीं है। अच्छा देखिए, मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देता हूं, गौतम नवलखा, आप ही के आज तक पे मैं आता था। एनआईए देश की सबसे प्रथम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि देश को तोड़ने की साजिश है, उन्होंने आरोप लगाया कि माननीय प्रधानमंत्री को मारने की साजिश गौतम नवलखा ने, ये ईमेल निकला। आज वो सारे केसेस उन्होंने विड्रॉ किए, और जो ईमेल था वो गलत साबित हुआ। ये एनआईए ने, मैं टीवी पे चाटी ठोककर कह रहा हूं, मैं आज तक पे था इस चीज के ऊपर, और मैंने प्रधानमंत्री का साथ दिया कि मेरे प्रधानमंत्री को मारे। ये कैसे लोग हैं? अरे ये ऐसे लोग हैं चित्रा जी, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का चंदा का धंधा सारे उन लोगों से लेते हैं जो सारे गलत कामों में लिप्त थे, चाहे बीफ बेचने वाले हो, चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे वो खुद इनके हिसाब से जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते उनसे पैसे लेते। ये लोग देश को बचाएंगे। चलो मैं मान लिया कोई अच्छी पार्टी देश को बचाना चाहती, वो कन्हैया के ऊपर कोई आरोप लगा रही, बात आपने कई सवाल उठा दिए, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था तहसीन पूनावाला जी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। बिहार के बाहर लाने की क्या जरूरत थी कन्हैया कुमार को? उन्होंने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी बीते 5 सालों में। मैंने खुद बेगूसराय में उनको चुनाव लड़ते हुए देखा है, भले ही वो हार गए थे। गिरिराज सिंह वहां के कद्दावर मंत्री हैं, उन्होंने जीत हासिल की थी और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की थी, लेकिन 5 सालों तक लगातार कन्हैया कुमार ने बिहार में पूरी ताकत झोंकी। अंत में पता चला कि दूसरी पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं, फिर आप उनको दिल्ली लेकर आए। इसका जवाब आपने नहीं दिया। लेकिन मैं अरविंद वाजपेयी जी सीधे आपके पास आना चाहती हूँ। पार्टी का जहां मन वहां उतारेगी अपने उम्मीदवार को। मैं आ रही हूँ उस पर। अरविंद वाजपेयी जी की एक टिप्पणी ले लूं जल्दी से। अरविंद वाजपेयी जी आपके उदाहरण से देता हूँ, पर्सनली चित्रा जी आपके उदाहरण से देता हूँ। आज आप कहाँ पर हैं चित्रा जी? आपसे सिर्फ विनती मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ हैं आप आज देश के किस हिस्से में आप कहाँ पर हैं? मथुरा में हूँ। मथुरा में, आप मथुरा की पावन धरती पे जी। अगर मैं आपको पूछूं कि चित्रा जी, आपका शो 5 बजे का नंबर 1 शो है, आप क्यों स्टूडियो से नहीं करी, क्या है मथुरा गए? भैया आज तक की स्ट्रेटेजी है, चित्रा जी की स्ट्रेटेजी, आपको जैसे करना आप करोगे शो। ये कोई तर्क होता है कि भाजपा कहेगी कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है? कि भाजपा वाले कहेंगे सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 38 साल का जो ये बालक अरे है, आप पहले बताइए, आपने 38 साल का बालक है, टुकड़े टुकड़े गैंग का, और आपने अभी भी कहा है, माना आपने, सुनिए आप पूनावाला जी, दिक्कत दरअसल ये है ना, आप गलत उदाहरण देकर फंस गए हैं। ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी की बारी है, अरविंद वाजपेयी जी की बारी है, प्लीज।
ठीक है, ठीक है। अरविंद वाजपेयी जी से बात कर लूं, उसके बाद में आती हूं। देखिए, आप गलत उदाहरण देकर इसलिए फंस गए हैं क्योंकि मैं एंकरिंग जहां से भी करूं, दर्शक आज तक देखने के लिए आता ही आता है। इसी वजह से हमारा शो नंबर 1 है। लेकिन चुनाव के वक्त वोटर बेगूसराय का आकर दिल्ली में वोट नहीं डालेगा और दिल्ली का वोटर बेगूसराय में नहीं डालेगा। इस वजह से ये सवाल आपसे पूछा जाता है। लेकिन अरविंद वाजपेयी जी, सीधे आपके पास आते हुए, वाजपेयी साहब, कांग्रेस पार्टी अपने नेता को दिल्ली से उतारे या बेगूसराय से उतारे या जहां से मन वहां से उतारे, आप लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है? उनके नेता हैं, जहां से उनको लगेगा चुनाव जीतने की स्थिति बनेगी, वहां से उतर जाएंगे मैदान में। हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐतराज देश की जनता को है, दिल्ली की जनता को है। दिल्ली की जनता ये जानेगी कि इस आदमी का इतिहास क्या है। ये आदमी का वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जेएनयू में जो क्रिमिनल के एक्टिविटीज की थी, उसमें एक खालिद भी बंद हुए थे, एक स्टूडेंट इनके साथ के थे। भूल गए खालिद को? आज तक जवान पे नाम नहीं आएगा खालिद की बेल क्यों नहीं हुई है। मतलब ऐसे लोगों को क्या वोट मिलेगा? और जिंदगी भर ये शख्स कांग्रेस को गाली देते रहे, आज कांग्रेस के पाले में खड़े हो गए। मतलब ऐसे शख्सों को कौन अप्रिशिएट करेगा? ये देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। कन्हैया लाल की क्या बैकग्राउंड है? लेफ्टिस्ट रहे ना पूरी जिंदगी, कांग्रेस को गाली देते रहे कि नहीं देते रहे? सबसे ज्यादा अगर मुखर कोई होता था तो ये लेफ्ट वाली लोग होते थे। आज ये बड़े बड़े हितैषी बन रहे और ये आपके साथ सपोर्ट ले रहे। पहले ही हार मान चुके हैं ये तो, कि अकेले नहीं लड़ सकते, इसीलिए तो मिल गए ना कांग्रेस और आप। और दोनों कौन लोग हैं? कांग्रेस की गर्दन तक ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनके शीर्ष नेता अभी भी जेल पे हैं और यही हाल आप वालों का हो गया। इनके मुख्यमंत्री भी जेल में हैं, सिसोदिया साहब भी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं, पंजाब में 3-4 मिनिस्टर जेल में हैं। क्या बोलेंगे चुनाव में? देश की जनता को ये ज्यादा देर अब मूर्ख नहीं बना पाएंगे, गुमराह नहीं कर पाएंगे, ये बात तय है। और इसलिए मनोज तिवारी जो काम किए हैं, और खाली मनोज तिवारी नहीं, मनोज तिवारी जी के पीछे चेहरा है मोदी का चेहरा। मोदी का चेहरा मतलब मोदी की गारंटी, मतलब मोदी की विश्वसनीयता। 10 सालों के जो काम है वो दिल्ली की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है। क्या जवाब देंगे? किस मुंह से चुनाव में जीतने की क्लेम कर रहे हैं? ये तो इनको बताना पड़ेगा देश की जनता को। हमें कोई ऐतराज नहीं है। कन्हैया को लाए, राहुल को लाए, राहुल तो छोड़ के भाग गए, कहाँ चले गए? वायनाड में। हमें ठीक है तो बात उन्होंने की नहीं। तो नहीं, आप लोगों को ऐसा देखिए, जेडीयू के नेताओं की ओर से, बीजेपी के नेताओं की ओर से, ठीक है, सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने किसी बड़े नेता को या कोई बेबाक लीडर ऐसा हो जो अच्छा बोलता हो, उसको खड़े नहीं होना देना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव। इस वजह से बिहार से बाहर भेज दिया गया है। इसमें रत्ती भर में सच्चाई है क्या, या आप लोग केवल माहौल बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं? मोदी इसीलिए मोदी जी कहते हैं ना, ये पुत्र मोह वाले लोग हैं। लालू जी का पुत्र मोह ही बोल रहा है ना। ये बात तो सही है कि कन्हैया वाकपुटता में तेजस्वी से बहुत आगे हैं, और ये बात भी सही है कि उनके पिताश्री को डर लगता है कि अगर कन्हैया जैसे लोग आ गए तो कहीं तेजस्वी जो शायद एजुकेशन उनकी सबको मालूम है, कहीं वो एजुकेशन में कम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कहीं बिहार की जनता का विश्वास उनकी तरफ चला गया तो क्या होगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि चिराग पासवान भी बिहार में है, वो भी उन्हीं का भी कद वही है जो इन लोगों का है और उनसे ऊंचा है। और बिहार की जो भविष्य है वो चिराग पासवान में भी दिखता है। लालू यादव किस किस को काटेंगे? पॉलिटिक्स में कोई काट सकते हो थोड़ी देर के लिए तो काट सकते हो। पूनावाला जी, आप जवाब दे दीजिए। बिहार से किसी को लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की छवि कमजोर हो, इसलिए कन्हैया कुमार उभरते हुए लीडर उनको बाहर कर दिया गया। शाहजे जी इसके बाद में अच्छा बोल लीजिए, 10 सेकंड बोल लीजिए शाहजे। बोलिए। देखिए, मैं ब्रेकिंग न्यूज बता दूं आपको चित्रा जी, बहुत जरूरी है। जो नारे अभी लगेंगे और ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी मिलकर जो नारे लगाएंगी वो वही सारे नारे हैं जो कन्हैया जी लगाते थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये नारे लगेंगे। मुझे लगता है, आपको लगता है उसके बाद भी कोई टक्कर होगी तो आप समझ जाइएगा। और कन्हैया जी ने ना तो कभी इसके लिए माफी मांगी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं जो उनके ट्वीट्स हैं, अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी बीवी से कहूंगा कि अपना जो है अपना नाम कर दो भारत माता की जय। सोचिए ये किस तरह की बातें जो शख्स करता है वो है। और ये नारे होंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, और आप सोच रही कि कोई जंग होगी दोनों के बीच में, मतलब हास्यास्पद है। और एक बार फिर से कांग्रेस दिखा रही है साफ तौर से
कि क्या उसका क्या चरित्र है, क्या कितने विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, देश विरोधी है वो पूरी तरह से। और ये उन्होंने आप सबूत भी दे दिया। कन्हैया जी का कैंडिडेचर इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से भारत विरोधी है कांग्रेस पार्टी। और खैर आम आदमी पार्टी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। चित्रा जी, मैं उत्तर दे दूं? ठीक है, मुझे लगता है इस पर तहसीन जी आप जवाब दे दीजिए। बोलिए बोलिए। मैं इस पर जवाब देता हूँ। 3 या 4 चीज शाजिया ने कही। एक के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी। मैं दोबारा से कहता हूँ, बीफ कंपनी से चंदा, इन लोगों ने चंदा का धंधा किया बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपए। ये कह रहे हिंदू विरोधी राजेश भाई को और मुझे, ये लोग कह रहे इनसे मैं सुनूंगा? कुछ नहीं सुनूंगा। अब आगे की बात, नारे लगेंगे भविष्य में, इस तरह के नारे मेरे भारत मेरे देश के खिलाफ, ये भाजपा की ऑफिशियल प्रवक्ता ने आज तक के मंच पे कहा है। अब चित्रा जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ते विनंती करता हूँ, राजेश भाई आप भी मेरे साथ जुड़िए। अगर इस तरह के नारे नहीं लगे, आप इनको बुलाकर आप इनको एक्सपोज करें किस तरह का झूठ फैलाया जा रहा। ये जो नारे लगे थे उस कॉलेज के अंदर, ये आज तक की और राहुल कंवल की रिपोर्ट थी। मैं अपनी चित्रा जी, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आप, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ चित्रा जी, जब ये एक्सपोज होते हैं बीच में बोलते हैं आप, मैं आपका सम्मानित गेस्ट हूँ। चित्रा जी आपको स्टेप इन करना उनकी बात हो जाए। शाहजा जी प्लीज उनकी बात हो जाए। शाहजा जी प्लीज, यू हैव टू स्टेप इन चित्रा शाहजा जी प्लीज, उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। वो जैसे ही चुप होंगे मैं आपसे जवाब ले लूंगी। मैं आपसे जवाब। थैंक यू चित्रा जी, थैंक यू चित्रा जी। चित्रा जी, ये आज तक की इंडिया टुडे की और आपके कलीग राहुल कंवल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी कि वो जो नारे लगाए गए थे ये बाहर से थे, वो ऑडियो फॉरेंसिक जांच गलत थी। ये आज तक की और जांच थी, ये कोर्ट में भी साबित हुई गलत नहीं, ये रिपोर्ट गलत निकली, ये जो नारे निकले। उसके बावजूद आज तक के मंच पे आके 2 पॉलिटिकल राष्ट्रीय पार्टी के बारे में भाजपा के प्रवक्ता इस तरह के झूठ कह रहे। चित्रा जी, क्या इस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपसे कहता हूं चित्रा जी, आपके और मेरे लाख चीज पे आप में से अग्री ना करें, आप कांग्रेस से ना करें, आप राजेश भाई से ना करें, आप आम आदमी पार्टी से। क्या चित्रा जी, आपको और आज तक को ये लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस तरह के नारे लगाएगी जो भाजपा कह रही है और ये फ्यूचर में लगाएंगे करने के लिए? ये किस तरह की बातें हो रही है शो के अंदर? आप तर्कों पे इसका विरोध कीजिए। वाजपेयी जी ने आपके शो पे विरोध किया। आप वाजपेयी जी ने, मैं 10 सेकंड और लूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा। वाजपेयी जी ने चित्रा जी 2 लाइन में उनकी बात हो जाए, उसके बाद वो खत्म करेंगे। हाँ शाहजा जी, हाँ वाजपेयी जी ने तर्क दिए, वाजपेयी जी ने तर्क दिए। उस तर्क से यार चित्रा जी, ऐसे नहीं होता ना डिबेट। चित्रा जी, मैं नहीं ऐसे डिबेट करता हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। जल्दी मैं छोड़ देता हूँ। बीच में अगर कहीं लगेगा तो वो इंटरप्ट करेंगे ना। ठीक है, ओके। नहीं, आप मेरे बात आपने 10 बार धमकी दे दी है कि मैं छोड़ देता हूँ। अगर आपको ऑन एयर छोड़कर जाना है शो तो मैं क्यों रोकूंगी आपसे सर? हम जब भी डिबेट में आते हैं शाहजा जी का ऑडियो डाउन किया जाए, शाहजा जी का ऑडियो डाउन किया जाए। तहसीन जी आपका भी ऑडियो, 1 सेकंड सर। अगर आप लाइव डिबेट में आप 4 बार ये कहेंगे कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा, तो सर मैं पकड़ के तो बैठी नहीं हूं, आप छोड़कर जा सकते हैं तहसीन जी। लेकिन इस बात की गरिमा को समझना होगा, जब हम डिबेट का हिस्सा होते हैं एक तो एक दूसरे के बीच में क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। अगर हम रैली में स्पीच दे रहे होते हैं तो वहां पर 1 वे कम्युनिकेशन होता है। आप भी जानते हैं इस बात को, आप इतने सीनियर हैं, मुझे तो ये समझाने की जरूरत नहीं है। एनीवे मैं नहीं चाहूंगी आप शो छोड़कर जाएं। 2 लाइन में अपनी बात पूरी करें, शाहजा उसके बाद जवाब देंगी। बोलिए। नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं मैं छोड़ दूंगा कि मैं आपका शो खराब नहीं करना चाहता हूं। मैं आपके खिलाफ नहीं, मैं अपने लिए कहता हूं। मैं ऐसे नहीं करता हूं, ये मेरी शर्त है डिबेट में आने के पहले। और ये पर्पसफुली भाजपा वाले करते हैं, ये इसलिए करते कि एक हमारा फ्लो टूट जाए और जनता तक सच ना जाए। अगर ये हमें कोई जेन्युइन बात पे रोके, मैं भी उस चीज को मानता हूं, ये रोकते ताकि हमारी बात ना जाए। ये इनकी स्ट्रैटेजी हमें एक्सपोज करना है। लेकिन अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वाजपेयी जी ने कुछ मुद्दे उठाए, उन मुद्दों में तर्क था, हम उस पर अपोज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं चिराग जी बड़े नेता है, तेजस्वी बड़े नेता है, कन्हैया नहीं है, कन्हैया है। उस चीज पे मैं डिबेट करने को तैयार हूं, वो अच्छी डिबेट है। यहां आकर कहना हाइपोथेटिकली 2 राष्ट्रीय पार्टी देश के तोड़ने के नारे लगाने वाले चुनाव के दरमियान और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आज तक के पावन मंच पे गए, इसमें मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है चित्रा जी। और ये ऑब्जेक्शन मेरा नहीं जायज है। आप किस बात के आधार पर ये कह रहे हो? ठीक है, आप कैसे किसी पार्टी पे आरोप लगा सकते हो? इस पर मुझे ऑब्जेक्शन है। चित्रा जी आप कितना बोलिए शाहजा जी, मैं जवाब ले लेती हूं। अब मैं जवाब ले लेती हूं। आप उनको इतना बोलने देंगी? जी चित्रा जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ
कि देखिए इस बात के लिए कन्हैया कुमार जी जाने जाते हैं। हाँ। ये पूरा केस जो है बाकायदा हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इन्होंने अभी भी क्या कहा कि प्रोसिक्यूट नहीं हुआ, ना तो हमारी एजेंसी है, और ये तो इनका दावा है और ये तो उनका झूठ है ना। ये तो वकील है, ये जानते अगर मामला चल रहा होता है तो जाहिर है कोर्ट्स इसमें तय करता है, और सारे के सारा प्रूफ सबके सामने दिया गया है। ऐसा कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है कन्हैया कुमार को कि उन्होंने उस वक्त जब उमर खालिद ये सब नारे लगा रहे थे तो वो वहां पे मौजूद नहीं थे और उन्होंने उसके साथ समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है, ना ही उसके लिए कभी माफी मांगी है। तो क्यों नहीं हम माने कि आप फिर से वो नारे नहीं लगाएंगे? इसी जिस वक्तत्व के लिए, जिस भारत विरोधी नारों के लिए आपने उनका चयन किया है और आपने उनको उम्मीदवार बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि किसी को किसी और तरीके की आशंका होगी कि वो ये नारे नहीं लगाएंगे? आपकी सोच है ये पूरी तरह से दर्शाती है कि जो इंसान इस तरह के भाषण ऑर्गेनाइज करता है, जिस पर केस चल रहा है, उसी को आपने प्रतीक बनाया है अपना और उम्मीदवार बनाया है। कोई क्या कहेगा, किसको किसको आप कहते फिरेंगे ये कि नहीं कन्हैया कुमार तो देश जोड़ने वाले लोगों में से हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग मौजूद होते हैं ये उनमें से एक है। भारत तोड़ो यात्रा का में अहम भूमिका निभाने वाला कन्हैया कुमार, उसको प्रतीक बनाया है कांग्रेस पार्टी ने और आपने उसको स्वीकारा है। ये देश जान ले। और वो जो नारे लगे थे, जो सबसे भद्दे और गंदे नारे थे, मुझे लगता है उसके लिए अभी तक जो माफी नहीं मांगी गई है। एक एक इंसान जाएगा कन्हैया कुमार की रैली में और ये पूछेगा कितने शर्मिंदा हो भाई तुम हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेकर, बताओ देश की बर्बादी की मनोकामना करते हो, है ना? इसके लिए अरे देश की आबादी होगी, देश की समृद्धि होगी इंशाअल्लाह, तब कहते ना, तब मानते। देश चित्रा जी हाँ ठीक है, मैं राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से भी रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर उसके बाद वरना दो लोगों में ही ये डिबेट रह जाएगी। दो लोगों, हाँ राजेश गुप्ता जी आपके पास आते हुए, अब बीजेपी इस परसेप्शन को बहुत बड़े पैमाने पर लेकर जा रही है और मेरा सवाल ये भी है राजेश गुप्ता जी, देखिए आप में और कांग्रेस पार्टी में सीटों का तालमेल हो गया, अब सब कुछ बड़ा गुड होकर आप लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव के नतीजे अगर हम आप देखें तो वहां पर क्लीन स्वीप एक तरफा फैसला होता रहा। मनोज तिवारी जिस सीट से जीते हैं, नॉर्थ ईस्ट सीट से, वहां पर एक तरफा मुकाबला है। 50-55% से ज्यादा वोट उनको हासिल हुए हैं। दोनों लोग मिल भी जाएंगे अगर, तो क्या कर लेंगे आप मनोज तिवारी जी का? वोट प्रतिशत में तो दोनों मिलकर भी उनका कुछ भी बिगाड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर 2019 के लिहाज से देखें तो। देखिए चित्रा जी, हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है। 2014 का जो चुनाव था वो कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी था और लोगों को सपने दिखाए गए, बादल बेचे गए कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ कर देंगे, दुनिया बदल देंगे। 2019 के चुनाव में पुलवामा के ऊपर खेला गया, सेनाओं के ऊपर वोट मांग लिया गया। इस बार वो वाला चुनाव नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा करने वाली पार्टी, जो विपक्षियों को बंद जेल में करने वाली पार्टी, वो ये पार्टी चुनाव लड़ रही है जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जो संविधान को बदलना चाहती है। शाजिया जी ने बार बार कहा कि ये वाले नारे लगेंगे। देखिए कैसे लोगों को उकसाते हैं कि 2 नेशन थ्योरी की बात करने वाले लोग, और शाजिया जी कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ है। अरे भाई कौन सनातन के खिलाफ है? मुझे बड़ा अचंभा होता है जो लोग सनातन को मानते ही नहीं वो सनातन की बात करने लगते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आइए, मैं तो 2 बार का विधायक हूं, मैं तो जमीन पे चलता हूं, आप जमीन पे आइए, मेरे साथ में घूमिए, मैं शाजिया जी को भी लेके चलूंगा, चित्रा जी भी चले। क्या लोग कह रहे हैं जरा सुनिए लोगों से। आप कमरे में बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जरा लोगों से सुनिए लोग क्या कह रहे हैं, लोग कितने खिलाफ हैं। और मेरी एक बात को समझिए कि आप बैठ के कहते हैं कि लोग जाके नमस्कार।